गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर रीड करेंगे चैप्टर 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, द लिविंग डॉक्यूमेंट्स दैट मीन्स जीवंत दस्तावेज। तो आज आप ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस अध्याय में हम पिछले 68 वर्षों के दौरान संविधान की क्रियान्वयन और भारत की शासन प्रणाली में इसकी भूमिका पर विचार करेंगे। पिछले 68 सालों के अंदर, ठीक है, जो भी मतलब इसकी जो शासन प्रणाली रही है संविधान के द्वारा, उसके बारे में देखेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम निम्नलिखित बातें जान सकेंगे। भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। इसमें जो भी आवश्यकताएं होंगी उसके अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट की जा सकती हैं, इसे संशोधित किया जा सकता है। संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता। जो इसका मूल स्वरूप है उसे नहीं बदला जा सकता। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह संविधान का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। संविधान का यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। क्या संविधान जो है वह अपरिवर्तनीय है? क्या संविधान जो है, अब देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संविधान अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या है? इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया है। जो भी परिस्थितियां रही हैं उसके अनुसार इन्होंने काफ़ी इसमें दोबारा से बदलाव किए हैं। तो सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1977 में 4 बार बदलाव किया गया है। 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य जो है वह भी बिखर गया। चुप करो। 4 बार बदलाव किया गया है। 1991 में वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था वह समाप्त हो गया और जल्द ही सोवियत गणराज्य भी 4 बार बदलाव किया गया। 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था वह समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत जो गणराज्य है वह भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहाँ रूसी गणराज्यों का नए सिरे से गठन किया गया। 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। देखिए 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका शासन समाप्त हुआ। जैसे ही शासन समाप्त हुआ तो सोवियत जो गणराज्य था वह भी बिखर गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1993 में एक नया संविधान यहाँ पर अंगीकार किया गया। अब जरा भारत की ओर नज़र दौड़ाएं। भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखिए जो हमारा संविधान है, ठीक है, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। और वहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक 68 वर्ष बीत चुके हैं और यह संविधान लगातार काम कर रहा है। हमारे देश की सरकार इस संविधान के अनुसार ही काम करती है। तो क्या हम यह मान लें कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलाव और घटनाओं का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक हैं। यह बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान जो है वह विरासत में मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। जो हमारे देश की सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान जो है वह बेहद अनुकूल है। इसके साथ यह बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता जो हैं वह अत्यंत दूरदर्शी थे। जो मैंने आपको दोनों चीज़ें ऊपर बताई दोनों ही ठीक हैं। फिर ये कहता है उन्होंने भविष्य में कई प्रश्नों का समाधान उसी समय पर कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए आपको एक बार फ्रांस की क्रांति का देख लेते हैं। इसी प्रकार फ्रांस ने भी 200 वर्षों के दौरान कई संविधान अपनाए। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, फ्रांस जो है उसने भी 200 वर्षों के दौरान जो है कई संविधान अपनाए। क्रांति के बाद और नेपोलियन शासन के काल में वहाँ संविधान को लगातार
संविधान को लेकर लगातार प्रयोग चलते रहे। क्रांति के बाद 1793 में वहाँ एक नया संविधान तैयार किया गया। प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र कहा गया। 1848 में वहाँ दूसरा संविधान लागू किया और उसी के साथ बना दूसरा फ्रांसीसी गणतंत्र। 1875 में तीसरा फ्रांसीसी गणतंत्र बना, यानी तीसरी बार एक नया संविधान अपनाया गया। संविधान निर्माण के क्षेत्र में फ्रांस ने चौथा प्रयोग 1946 में किया। अंततः 1958 में एक संविधान के साथ पांचवें गणतंत्र की उसने स्थापना की थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग से ही मतलब एक ही हमारा संविधान है, वही हमारा अभी तक चलता रहा है। स्वतंत्रता के 68 सालों के बाद भी वही हमारा संविधान। फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने आया गया है कि हमारा जो संविधान है उसे अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कोई भी स्टूडेंट उसे 26 जनवरी 1950 नहीं करेगा। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने देशों में कैसे काम करता रह सकता है? इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि किस समय की ज़रूरत को देखते हुए उसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। देखिए, जब भी हमें संविधान में बदलाव की ज़रूरत पड़े है तो हम उसके मूल ढांचे को एज इट इज़ रखते हैं और उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स को हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सकें। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान जो है वह लचीला है। लचीला मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अदालती फैसले और राजनीतिक बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी प्रवृत्ता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजह से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब न होकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित होता है। देखिए, यह आपके टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। टेक्सचुअल्स क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, वह एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज वह किस तरीके से है? क्योंकि उसमें कुछ वह रिजिड नहीं है, ठीक है, उसमें वह फ्लैक्सीबल है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन हो सकते हैं, इसलिए उसे क्या कहा गया है? जीवंत दस्तावेज कहा गया है। समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। समय के यदि खास मोड़ पर हम बात करें तो समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी। लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में ये सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करें। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। देखिए, भविष्य में जो भी चुनौतियां उसके सामने आती हैं तो संविधान इतना सक्षम होना चाहिए कि उन चुनौतियों को मतलब रिजॉल्व करने में सक्षम हो सके। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और पर्सनों से जुड़ा होता है बल्कि उसके कई सारे तत्व जो हैं वह स्थायी महत्व के लिए भी होते हैं। लेकिन इसी के साथ संविधान कोई जड़ तथा अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं होता है। देखिए, संविधान जो है वह जड़ तथा अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता है। समय के अनुसार उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है और उन्हीं बदलाव को एक सिंपल प्रोसीजर के द्वारा हमारे पार्लियामेंट द्वारा उसमें कुछ अमेंडमेंट करके चेंजेस किए जा सकते हैं। संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते उसे हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की उसमें गुंजाइश रहती है। संविधान का निर्माण जो है वह मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी इसमें बदलाव किए जाते हैं, बदलाव हो सकते हैं और पुनर्विचार की भी इसमें एक गुंजाइश होती है। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। एक इमेज होती है जिसमें जो हमारा समाज है उसकी इच्छाएं और उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो सम्मिलित होती हैं। लेकिन इस संबंध में हम यह बात भी याद रखनी चाहिए कि
संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है। संविधान का निर्माण किस लिए किया गया है, ठीक है, ताकि हमारी जो सरकार है वह किस तरीके से काम करे। तो यह कह सकते हैं हम कि लोकतांत्रिक ढंग से यदि एक सरकार को, एक समाज को चलाना है तो उसके लिए संविधान जो है वह जरूरी होता है। इस दृष्टि में संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। देखिए, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि संविधान एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कह सकते हैं कि समाज ने अपने खुद के लिए यह गढ़ा है। संविधान की यह दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किलें सवाल खड़ी करती हैं। क्या संविधान इतना पवित्र दस्तावेज है कि उसमें कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता है? दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या यह एक इतना अहम फैसला है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहें जब बदलाव किए जा सकते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। क्या संविधान एक इतना पवित्र दस्तावेज है कि जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता है? दूसरी बात यह कहता है कि क्या मतलब संविधान में मतलब जो फैसले लिए गए हैं वो एक इतना अहम फैसला है कि उसमें जो मतलब बदलाव किए जाएंगे वह एक सामान्य कानून के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। ये बात भी ठीक है कि एक सामान्य कानून के द्वारा संविधान में कोई बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान इतना भी पवित्र दस्तावेज नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट ना हो, उसमें संशोधन होते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद देखिए, भारतीय जो संविधान के निर्माताओं ने इस समस्या का आभास था, उन्हें इस समस्या का पहले से ही पता था, जो हमारे संविधान निर्माता थे, इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा करने की कोशिश की थी। उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया था, ठीक है। जो सामान्य कानून बनाने का प्रोसीजर है, जो हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए जाते हैं या संसद पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं, उससे ऊंचा दर्जा दिया गया है संविधान को, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस बात से सचेत थे कि कल को यदि कोई भी इसमें बदलाव करने पड़े तो उस समय पे सभी की राय जो है वह अलग अलग हो सकती है। वे जानते थे कि समाज किसी मत विशेष की ओर ज़्यादा आकर्षित होगा, तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों ही बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किए जा सके। देखिए, संविधान जो है वह एक पवित्र दस्तावेज है, लेकिन उसके साथ साथ जो समय की बदलाव होंगे, समय की जो डिमांड होगी, तो उसे इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें चेंजेस किए जा सकें। दूसरे शब्दों में हमारा संविधान कोई जड़ नहीं है, अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं है। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है, यह कोई अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए, संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप आर्टिकल 368 देख लीजिए, यह क्या कहता है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। देखिए, 368 आर्टिकल क्या कहता है कि जो संसद है अपने संवैधानिक शक्ति के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती हैं, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती हैं। क्लियर हो गया आपको इतना?